नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 4, जिसमें हम मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल और गौरवशाली पक्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गोहिल और सिसोदिया राजवंश जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया उसके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो वीर राजा हुए जैसे महाराणा प्रताप, राज सिंह, राणा सांगा इत्यादि के बारे में देखते हैं। मध्यकाल में राजपूत शासकों और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। आपको पता होगा दोस्तों, राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके और मुस्लिम शासकों का शासन हो गया था दिल्ली पर। इसका मुख्य कारण राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति तथा सामंतवाद था। यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राणा कुंभा और राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूताने में ही संभव हो सकती थी। दोस्तों, जो राणा कुंभा और राणा सांगा महान शासक हुए, न केवल राजपूताना के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के महान शासक हुए हैं। यह स्मरण रहे कि आगे चलकर राणा प्रताप, राव चंद्रसेन और देखते हैं किन किन के बारे में उल्लेख है। राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मित्रों, जो राज सिंह बहुत ही वीर राजा हुए हैं, इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण कराया। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना के अधिकांश शासक अपने हितों की रक्षा करने वाले बन गए। मध्यकालीन राजस्थान को बौद्धिक अधिसृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों और अनुभवों के विपरीत होगा। जिस वीर प्रसूता वसुंधरा पर, धरती के लिए मित्रों मातृभूमि के लिए वसुंधरा का प्रयोग हुआ है, जिस वीर प्रसूता वसुंधरा पर माघ, ये जो महाकवि माघ थे भीनमाल के रहने वाले थे, हरिभद्र सूरी, चंद पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण, ये बूंदी के थे, कवि कर्णिदास दूरसा आडा, ये मारवाड़ रियासत के, नैन सिंह भी वहीं के थे, मारवाड़ रियासत के, जैसे विद्वान लेखक तथा महाराणा कुंभा, राजा राय सिंह, राजा सवाई जय सिंह बहुत वीर राजा हुए हैं राजस्थान में, संपूर्ण राजपूताना में। जैसे प्रबुद्ध शासक अवतरित हुए हो, वह ज्ञान के आलोक से कभी वंचित रही हो स्वीकार्य नहीं है। जिस प्रदेश के रणबांकुरों में राणा प्रताप, राव चंद्रसेन, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व रहे हो, वह धरती यश से वंचित रहे, सोचा भी नहीं जा सकता। मित्रों, आपने राणा प्रताप के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन राव चंद्रसेन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो राव चंद्रसेन थे, इन्होंने भी मुगलों का प्रतिरोध किया था बहुत। जो अकबर का प्रतिरोध सबसे पहले राव चंद्रसेन ने ही किया था, उसके बाद में प्रताप ने किया था। ये मारवाड़ रियासत से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए राव चंद्रसेन को राणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने राव चंद्रसेन के साथ अन्याय किया है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। धरती धोरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास का उज्ज्वल और गौरवशाली पहलू है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गोहिल सिसोदिया, ये राजवंश मेवाड़ में था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कछवाहा या आमेर की जयपुर में चौहानों का राज मित्रों अजमेर, दिल्ली, जालौर, सिरोही, आबू वाले क्षेत्र वहाँ था। हाड़ौती इत्यादि के चौहान, हाड़ौती में चौहान हुए हैं। राठौड़, जिनका जोधपुर और बीकानेर में शासन था,
दोस्तों राठौड़ों का इसके अलावा एक और रियासत हुई है जो किशनगढ़ रियासत, वर्तमान अजमेर ज़िले में आती है, वहाँ भी राठौड़ों का शासन था। इत्यादि राजवंश नक्षत्र भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसमें जो सबसे पहला है गुहिल सिसोदिया वंश। ये वो राजवंश है जिसने विश्व में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है मित्रों। मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ से एक नया मोड़ आता है जिसमें चौहानों की केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना और गुहिल चैतर सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटनाएं। मित्रों इस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। मेवाड़ के गुहिल शासक रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दिल्ली पर, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक थे और इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। बहुत बहादुर शासक थे ये। यहाँ राजस्थान का पहला शाखा हुआ था। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारणों के साथ रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताया गया है। दोस्तों एक फिल्म आई थी ये रानी पद्मिनी के बारे में, जो काफ़ी विवादों में रही थी, आप उसे देखिए। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलती है। तो ये सवाल कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसमें पूरा उल्लेख है कि किस प्रकार जो आक्रमण किया था, शुरू की पूरी कथा बताता है, नामक ग्रंथ से मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह और गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रतन सिंह शासक थे और गोरा बादल सेनापति थे और पद्मिनी के भाई भी थे ये। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर का आत्मोत्सर्ग किया। दोस्तों 1600 स्त्रियां, जो आग का एक कुंड बना होता है जौहर के लिए, जब राजपूत स्त्रियों को ऐसे लगता था कि अब जीत के कोई चांस नहीं है और अब हमें शत्रुओं के पास जाने से बेहतर है कि हम अपने आप को ख़त्म कर दें, तो इस प्रकार आग जलाकर सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी स्त्रियां, उसे जौहर बोलते हैं। तो 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर आत्मोत्सर्ग किया। इसी समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्ल करवा दिया। मित्रों जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो रिहायशी दुर्ग है और इसके अंदर जो आम जनता भी रहती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया तो इसने हिंदुओं का वध किया, हिंदुओं की हत्या की, वध कहना उचित नहीं है, 30,000 हिंदुओं की हत्या की। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया। तो ये सवाल भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि खिजराबाद किस दुर्ग का नाम परिवर्तित किया गया, तो चित्तौड़गढ़। एक आता है सिवाना दुर्ग का नाम परिवर्तन करके खैराबाद रखा था, वो आगे पढ़ेंगे। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके से नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें गोरा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गोरा बादल के महल उनके साहस और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग और जौहर व्रत महिलाओं को एक नई प्रेरणा देता है। गोरा बादल का बलिदान हमें सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्योछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। दोस्तों बहुत वीर हुए हैं गोरा और बादल। रतन सिंह के पश्चात सिसोदिया के सरदार हमीर ने
मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उभारा। यह शाखा राणा शाखा थी। राणा शाखा का राजपूत था अमीर, जिन्होंने रणथंभौर पर शासन किया था। राणा लाखा के समय उदयपुर की पिछोला झील पर बांध का निर्माण करवाया गया। ये सवाल भी पूछा जाता है कि पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति और संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा के पुत्र मौकल ने मेवाड़ को बौद्धिक और कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। उसने चित्तौड़गढ़ के समिदेश्वर, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा, आपको ये भी याद रखना है कि जो मौकल थे, महाराणा मौकल, इन्होंने चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर, जिसे त्रिभुवन नारायण इनका दूसरा नाम है, इस मंदिर का निर्माण करवाया। उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया। ये भी मित्रों याद रखना है आपको, एकलिंग जी मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाया। और जो एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था वो बप्पा रावल ने करवाया था। उस मंदिर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की। मौकल के पुत्र राणा कुंभा, इनका शासनकाल हुआ मित्रों 1433 से 1468 ईस्वी, और ये महान शासक हुए हैं मेवाड़ रियासत के, और इन्होंने कई दुर्गों का निर्माण करवाया है। मेवाड़ रियासत के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग इनका निर्माण करवाया। और दोस्तों ये बात कही है जो श्यामल दास ने कही है अपने ग्रंथ वीर विनोद में, आपको याद रखनी है। वीर विनोद में कवि श्यामल दास ने लिखा है कि मेवाड़ रियासत के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। राणा कुंभा का काल मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, इनकी उपाधियाँ मित्रों, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु आदि विरुद्धों से संबोधित किया जाता था। तो आपको इसकी उपाधियों के नाम याद होने चाहिए। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न यहाँ से उठा लिए जाते हैं कि ये उपाधियाँ किस शासक की हैं। तो अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु, आपको पता होना चाहिए। राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा, वहाँ एक मांडू था मालवा के पास में, मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। जब मालवा को जीत लिया था राणा कुंभा ने महमूद खिलजी से, तब इन्होंने उनकी जीत की खुशी में, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं, कीर्ति स्तंभ एक ही चीज़ है, ये 9 मंजिला है, इसका निर्माण करवाया था। इसे मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये ऊपर मैंने आपको बताया था, जिनमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अच्चलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कई दुर्ग हैं, आपको नाम याद रखने हैं, प्रमुख हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है। ये कटारगढ़ सबसे ऊंचा भाग है जहाँ राजा रहते थे, यहाँ राजाओं का निवास स्थान होता था। कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों में कुंभ स्वामी अथवा संगार चोरी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, मीरा मंदिर, एकलिंग जी, रणकपुर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभा वीर, युद्ध कुशल, कला प्रेमी के साथ साथ विद्वान और विद्या अनुरागी भी था। एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा
उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। तो कितना विद्वान शासक था आप पता कर सकते हैं। एकलिंग महात्म्य में मिलता है इसका उल्लेख। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ थे। तो यहाँ से और क्वेश्चन बढ़ता है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ये उपाध्याय कुंभा की थी। और एक संगीत के क्षेत्र में जो समुद्रगुप्त का नाम आता है वो वीणा बजाते हुए उनका एक चित्र का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त और इसमें जो डिफरेंस है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध कुंभा की है और वीणा हाथ में लिया हुआ चित्र समुद्रगुप्त का है। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी थी। कुंभा ने ये ग्रंथ लिखे थे। चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद इसकी रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी है। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरण स्थली था। उसके दरबार में मंडन जो प्रख्यात शिल्पी थे, कवि अत्रि, कवि महेश, कहाने व्यास इत्यादि थे। तो आपको ये याद रखना है, इन विद्वानों के नाम रखना है, याद नाम रखना है। और आपसे पूछ ले जैसे इंडिविजुअल इन विद्वानों के नाम दे दे, चारों को दे दे या चारों में से किसी एक का दे दे। एक ऐसे सवाल पूछ ले कि कहाने व्यास किसके दरबार में थे, तो राणा कुंभा होगा। इस प्रकार महेश, कवि अत्रि और इसके बारे में पूछा जा सकता है। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की तथा कहाने व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि और कवि महेश ने की और एकलिंग महात्म्य की रचना कहाने व्यास ने की। मित्रों, ये जो पुस्तक हैं कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक की राजस्थान जीके की, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किताबें हैं मित्रों। और मैं समझता हूँ कि यदि इन किताबों का अध्ययन सही ढंग से कर लिया जाए तो किसी और पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों में बहुत अधिक भटकाव होता है और वो गाइडों के पीछे भागते रहते हैं। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ सर्वतोन्मुखी उन्नति पर पहुंच गया था। फिर तीसरे नंबर है राणा सांगा के बारे में। सांगा मित्रों बहुत ही वीर शासक हुए हैं। जो खानवा का युद्ध लड़ा था इन्होंने बाबर के साथ, बहुत भयानक युद्ध हुआ था। मेवाड़ के वीरों में राणा सांगा, इनका शासनकाल 1509 से 1528। 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि जो इसके जो सरदार होते हैं, सामंत होते हैं, वो इसकी विष पिलाकर हत्या कर देते हैं। का अद्वितीय स्थान है। सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय, आपको याद रखना नाम, एक महमूद खिलजी आया था जो राणा कुंभा के काल में आया था, वो महमूद खिलजी प्रथम था, ये द्वितीय है। और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पथ के नाम से विख्यात है। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि हिंदू पथ के नाम से राणा सांगा को सुशोभित किया जाता है। हिंदुआ सूरज बोलते हैं, हिंदू पथ बोलते हैं राणा सांगा। लेकिन हिंदू सुल्तान के नाम से राणा कुंभा का नाम आता है। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था, परंतु पराजित हुआ। दोस्तों, जो राजपूतों में एकता इस युद्ध में देखी गई थी, खानवा के युद्ध में, ऐसी एकता इतिहास में कभी भी देखी नहीं जाती है। लेकिन राजपूतों की विशाल सेना बाबर के तोप खाने के सामने बौनी साबित हुई और युद्ध नहीं जीत सकी। और इस प्रकार मुगल राजवंश की स्थापना होती है। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व
और तोप खाने के कारण सांगा की प्राच्य हुई। ये तोप खाने का प्रमुख स्थान है जीत में। श्रेष्ठ नेतृत्व, जब मुगल सेना हार रही थी तब बाबर ने धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी मित्रों, ऐसे कह दिया कि ये धर्म युद्ध है। तो इस प्रकार ये बात फिर धर्म की आ जाती है तो फिर इंसान कुछ नहीं देखता है, और इस प्रकार ये जीत गए थे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इससे राज सत्ता राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गई। यहीं से उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था। मित्रों, आपको याद रखना है कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो राणा सांगा थे, जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। सांगा ने अपने देश के गौरव रक्षा में एक आँख, एक हाथ और एक टांग गंवा दी थी। मित्रों, इसके शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन फिर भी ये बहादुरी से युद्ध लड़ते थे। इसके अतिरिक्त उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवार के घाव लगे हुए थे। सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व है। फिर सांगा के पुत्र विक्रमादित्य हुए थे, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कि राणा जी ने मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया था, विष का प्याला। यही विक्रमादित्य थे, अयोग्य शासक हुए हैं। ये बालक थे, इतने समझते नहीं थे। और जो मीराबाई इनके बड़े भाई भोजराज की पत्नी थी, भाभी लगती थी, के राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किए, जिसमें मेवाड़ को जन धन की हानि उठानी पड़ी। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां और सांगा की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन मित्रों सहायता नहीं मिली थी। परंतु समय पर सहायता न मिलने पर कर्मावती या कर्णावती ने जौहर व्रत का पालन किया। कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र, ये बनवीर था मित्रों, इनका दासी पुत्र था कुंवर पृथ्वीराज का। और कुंवर पृथ्वीराज छोटे भाई थे राणा सांगा के और विक्रमादित्य के। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को मारकर निश्चिंत होकर राज्य भोगना चाहता था। परंतु देखिए मित्रों, जो कुंवर पृथ्वीराज थे, इनके राणा सांगा के छोटे भाई थे, जबकि विक्रमादित्य राणा सांगा का पुत्र था। मैंने गलत बोल दिया था। परंतु पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन को मृत्यु शैया पर लेटाकर उदय सिंह को बचा लिया था और चित्तौड़गढ़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया था। किस प्रकार दोस्तों ये पन्नाधाई वीर, कितनी वीर थी आप समझ सकते हैं। इस प्रकार पन्नाधाई ने देश प्रेम हेतु त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा। पन्नाधाई। उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर पे महाराणा उदय सिंह। ये भी वीर शासक हुए हैं। महाराणा उदय सिंह ने 1537 से 1572 ईस्वी में इनका शासनकाल था और 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की। उसके समय 1567 और 68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। परंतु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया
और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। इतिहास लेखकों ने इसे उदय सिंह की कायरता बता है, लेकिन मित्रों ये कायरता नहीं कह सकते, एक कूटनीति थी। कर्नल टॉड ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। मित्रों, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। उस समय क्या परिस्थिति थी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राय में उदय सिंह को कायर या देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने बनवीर, मालदेव, हाजी खां, पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। इन्होंने बनवीर से युद्ध किया था, बनवीर को परास्त किया था जो इन्हें मारना चाहता था। मालदेव से भी युद्ध किया था, हालांकि ये जीत नहीं पाए थे। हाजी खां पठान से युद्ध किया था। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। कितने वीर सेना नायक थे मित्रों। अकबर ने चित्तौड़ में 3 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद 25 फरवरी 1568 ईस्वी को किला फतेह कर लिया। दोस्तों, जो आज तक हम राजपूतों का इतिहास पढ़ते हैं तो प्राय देखने में आता है कि राजपूतों में बहुत वीर हुए हैं, एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं, अदम्य साहस वाले सेनापति हुए। लेकिन मित्रों, सबसे बुरी बात यहाँ ये हुई कि यहाँ प्रत्येक युद्ध देख लीजिए आप, यहाँ एक से बढ़कर एक गद्दार हुआ है। यहाँ भी गद्दारों ने दरवाजे खोल दिए थे और जो किले के गुप्त रास्ते बता दिए थे उदय सिंह को। इसी वजह से उदय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था और अकबर ने किला फतेह कर लिया था। अकबर द्वारा यहाँ कराए गए नरसंहार से आज भी उसका नाम कलंकित है। तो दोस्तों, किस प्रकार नरसंहार कराया है अकबर ने। अकबर का नाम आप वैसे सम्राट अकबर लिखते हैं, अकबर महान लिखते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों किस प्रकार नरसंहार किया इन्होंने। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा किले के द्वार पर इन दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियां बनवाकर लगा दी। तो ये सवाल भी आज पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि आगरा के जो द्वार पर किस किस की पाषाण मूर्तियां हैं। तो जयमल और फत्ता, यही जयमल और फत्ता मेवाड़ वाले उदय सिंह के सेनापति। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, ये 5 नंबर पे। दोस्तों, महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता है, समूचा हिंदुस्तान जानता है उन्हें। कितने वीर हुए हैं। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। वह और उसका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान, देश अभिमान के पर्याय बन गए। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका, मित्रों कीका छोटा बच्चा होता है उसे बोलते हैं, ये भील लोग कीका बोलते थे उसको। कीका कहा जाता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, निष्फल रहा। मित्रों, जो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए जो अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे, उसमें 4 व्यक्तियों के नाम आते हैं, वो आपको याद रखना है। आप उसको जमा भाटो नाम से याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक है जमा भाटो। इसमें आपको इसको याद रखना है। जो सबसे अंत में
आया था, टोडरमल आया था, जो दूत आया था, शांति दूत महाराणा प्रताप का। उससे पहले बहारमल, मानसिंह और जलाल खां। तो आपको मित्रों क्रम से याद होना चाहिए आगे और पीछे दोनों से कि जलाल खां, मानसिंह, बहारमल और टोडरमल, इनके नाम ही शांति दूत भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इससे महाराणा प्रताप के यश में वृद्धि हुई और अकबर नाराज़ हो गया था और इसीलिए उन्होंने आक्रमण किया था प्रताप पर। जहां भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकराकर राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्यपरायणता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को कर्तव्य बोध, प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयभीत रखा। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों, अकबर अपने जीते जी कभी भी मेवाड़ को जीत नहीं सका। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल ने होना ही हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था का कारण बन गया। अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह, ये दोस्तों ये आ गया है, मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी वर्तमान राजसमंद जिले में आता है, यहाँ युद्ध लड़ा गया। आपको याद होना चाहिए मित्रों कि हल्दी घाटी का युद्ध, परंतु इससे मानसिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने में असफल रहा। वहीं प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसे छक्के छुड़ाया कि वे अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले। आगे देखते हैं। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु यह विजय पराजय के समान थी मित्रों। इस विजय को पराजय इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेवाड़ एक छोटी सी रियासत है और कहाँ दिल्ली का शासक सम्राट अकबर और एक छोटी रियासत को जीत नहीं पाया। इतिहासकार डॉक्टर के.एस. गुप्ता की इस संदर्भ में टिप्पणी है कि परिस्थितियों और परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त नहीं कर सका था। तो इस इतिहासकार का नाम याद रखना है, कब पूछा जा सकता है, डॉक्टर के.एस. गुप्ता। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह, आज भी मित्रों को जब कोई दान देता है तो हम कहते हैं कि भामाशाह का नाम लिखते हैं। तो भामाशाह ने अपनी संपूर्ण जो संपत्ति थी वो दान दे दी थी महाराणा प्रताप को। भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। दोस्तों, एक 1857 की क्रांति के भामाशाह जो पाली के थे, अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, आपको उसका नाम भी याद रखना है। इस प्रकार भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। राणा प्रताप ने 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। जो सुल्तान खां इस युद्ध में मारे गए थे, दिवेर के युद्ध में, प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़, वर्तमान भीलवाड़ा में, के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानियां बनाई थी। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का कथन है, क्या कहते हैं कर्नल जेम्स टोड? अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता, असीम साधन, ये सब बातें दृढ़ चित्त
महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाला दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त नहीं थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य और उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। मित्रों, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली क्यों कहते हैं और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन क्यों कहते हैं। देखिए मित्रों, जो ये थर्मोपल्ली और मैराथन है, ये असल में जो यूनान देश है वहाँ प्रदेश दोस्तों एक राज्य हुआ है छोटा सा, जैसे मेवाड़ राज्य है वैसे एक स्पार्टा राज्य हुआ है। स्पार्टा एक छोटा सा राज्य था और ईरान एक बहुत विशाल साम्राज्य था। तो उसके मध्य मित्रों युद्ध हुआ था। तो उसके संदर्भ में कहा जाता है, होता यह है कि जो हमारी मैराथन है, मेवाड़ का मैराथन, तो इस युद्ध में स्पार्टा की विजय हुई थी। स्पार्टा इस युद्ध में जीत गया था, जो अपने ईरान को हरा दिया था, इसलिए उसको मैराथन बोलते हैं। और उसके बाद ये जो मेवाड़ की थर्मोपल्ली है, ये युद्ध भी लड़ा गया था ईरान और स्पार्टा के मध्य। तो मित्रों, ये जो थर्मोपल्ली और मेवाड़ का मैराथन, ये उस संदर्भ में कहा जाता है। अतएव स्वतंत्रता का महान स्तंभ, सद्कार्यों का समर्थक और नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों की आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देशभक्तों के लिए स्वतंत्रता के पुंज बने रही। आगे देखते हैं। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, जो इनकी मृत्यु हुई थी, जो ये अपने धनुष की परिचय का जिसे बोलते धनुष की जो रस्सी होती है उसको खींच रहे थे और उस हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेयस्कर समझा। अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है कि अमर सिंह ने मुगलों से संधि कब की, तो 1615 ईस्वी में। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि में कहा गया था कि राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। तो मित्रों, आप देख सकते हैं उस समय भी कितना महत्व था मेवाड़ रियासत का। इसको विशेष छूट दी गई थी कि जो राणा है दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल 17वीं सदी में 1652 से 1680 के मध्य था। ने मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों के पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। वह रणकुशल, साहसी, वीर और निर्भीक शासक था। उसमें कला के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति निष्ठा थी। देखिए दोस्तों, जो राज सिंह प्रशस्ति की रचना की गई थी, ये राज सिंह के काल में की गई थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य और साहित्य को
इसके समय में जितना प्रश्रय मिला कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय में न मिला। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली और मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर चतुरता बढ़ा लेना राज सिंह की समयोचित नीति का परिणाम था। तो दोस्तों, तो किस प्रकार मेवाड़ रियासत के वीर शासक हुए हैं। दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम कछवा वंश के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।